हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 1 जीवों में जनन के 20 भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। ये 20 मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन है वृद्धि, पोषण, वंश की निरंतरता या श्वसन। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंश की निरंतरता। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंश की संख्या, मतलब अपने वंश को जीवित रखना ही जनन का मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन सी, वंश की निरंतरता, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। अलैंगिक जनन में संतति होते हैं। अलैंगिक जनन में संतति होते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न को, अलैंगिक जनन में संतति होते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, भिन्न, अर्धभिन्न, समान या मिश्रित। 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा समान, क्योंकि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होते हैं आनुवांशिक और आकारिकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं। और भिन्न, हमारे लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति भिन्न होते हैं, अपने जनक से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें नए लक्षण देखने को मिलता है। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में नए लक्षणों को देखने को मिलता है तथा लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति में समान लक्षण दिखाई देते हैं। अतः इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान। चलिए प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। द्विविखंडन का उदाहरण है। द्विविखंडन का उदाहरण है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन है, पहला अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, सी ईस्ट, अस्पाइरोगाइडा, ऑप्शन डी है। तो देखिए अमीबा जो है इसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। अतः हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट आंसर अमीबा। हाइड्रा में मुकुलन तथा ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। बहुखंडन पाया जाता है। बहुखंडन पाया जाता है। देखिए बहुखंडन, पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा पैरामीशियम, चौथा यूग्लिना। इनमें से किसमें बहुखंडन पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है। मतलब कि इसमें जीव अपने शरीर, प्लाज्मोडियम जो अपने शरीर को 3 या 3 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित कर लेता है, जिसे प्लाज्मोडियम में जनन होता है। अतः प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। कली जनन का उदाहरण है। कह रहा है प्रश्न संख्या 5, कली जनन का उदाहरण है। देखिए अमीबा में तो द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन, ईस्ट में मुकुलन होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन। और मुकुलन को ही कली जनन कहते हैं। मुकुलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कली जनन कहते हैं। अतः ईस्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ईस्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कली द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में। ईस्ट में एक कली का निर्माण होता है। इसमें एक गांठ का निर्माण होता है और वो गांठ आगे चलकर एक नए जीव का रूप ले लेता है।
चलिए प्रश्न संख्या 6। ये प्रश्न संख्या 6 क्या है? देखिए, विखंडन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है मतलब कि इसमें किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। प्रश्न संख्या 6 कर है इसमें से किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है हाइड्रा, पहला क्या है हाइड्रा, दूसरा अमीबा, तीसरा अस्पाइरोगाइडा, चौथा प्लाज्मोडियम। इनमें से किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है? तो देखिए, इसमें विखंडन द्वारा जनन होता है अस्पाइरोगाइरा में, अस्पाइरोगाइरा में जो होता है विखंडन द्वारा जनन होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ये प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहे हैं? कायिक जनन पाया जाता है, इनमें से किसमें कायिक जनन पाया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा फर्न, तीसरा पुष्पी पौधे में, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल में भी कायिक जनन पाया जाता है, फर्न में भी कायिक जनन पाया जाता है और पुष्पी पौधों में भी कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन जब किसी पौधे के जड़, तना या पत्ते द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है उसे कायिक जनन कहते हैं। यह मनुष्य कृत्रिम विधि से भी उगाते हैं तथा प्राकृतिक रूप से भी उगता है। अतः इसका राइट आंसर रहेगा सभी, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 8। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि पुष्पी पौधों में जनन अंग है, पुष्पी पौधों में जनन अंग है। तो पुष्पी पौधों में जो जनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है, पुष्पी पौधों में पुष्प के द्वारा जनन होता है, ना कि पत्ती, जड़ और तना द्वारा। पुष्पी पौधों या वृक्षबीजी पौधों में पुष्प के द्वारा जनन होता है, मुख्य अंग जनन का पुष्प है। चलिए प्रश्न संख्या 9। देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या है? नर जनन अंग कहलाता है, नर जनन अंग कहलाता है मतलब कि पुष्प में नर जनन अंग किसे कहते हैं? पुंकेसर को, अंडक को, वर्तिकाग्र को या बीजांड को, इनमें से किसे पुष्प में नर जनन अंग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर। पुंकेसर को पुष्प में, पुंकेसर को नर जनन अंग कहते हैं। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का भाग है, अंडक भी और बीजांड, बीजांड भी स्त्री केसर का ही भाग है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है? मादा जनन अंग कहलाता है, मादा जनन अंग कहलाता है परागकोश, अंडक, पुंकेसर या बाह्यदल, इनमें से किसे मादा जनन अंग कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडक। अंडक, स्त्री केसर या जयांग, ये मादा जनन अंग होते हैं। देखिए, परागकोश है ये नर जनन अंग, नर जनन अंग का ऊपरी भाग यानी कि पुंकेसर का ऊपरी भाग को परागकोश कहते हैं तथा निचले भाग को पुतंतु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 है पराग कण बनते हैं, पराग कण बनते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है अंडाशय में, परागकोश में, बीजांड में या वर्तिकाग्र में। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? तो पराग कण का निर्माण जो होता है परागकोश में होता है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है जिसमें लघु बीजाणु होते हैं और वो परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं।
पर एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें 2 पाली उपस्थित होते हैं, याद रख लीजिएगा ये। चलिए प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, परागण की परिभाषा है। इनमें से कौन परागण की परिभाषा है? देखिए पहला है निषेचन, दूसरा परागकण का अंकुरण, तीसरा परागकण का स्थानांतरण, चौथा भ्रूण का निर्माण। इनमें से कौन परागण की परिभाषा है? परागण की परिभाषा कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परागण का स्थानांतरण, मतलब कि परागकण का स्थानांतरण, मतलब कि परागकण जब स्थानांतरित होता है, मतलब परागकण पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर यानी जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण का स्थानांतरण। चलिए प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, स्वपरागण में परागण जाते हैं पहला ऑप्शन है दूसरे फूल में, दूसरे पौधे में, उसी फूल में, दूसरी प्रजाति में। स्वपरागण में परागकण कहाँ जाते हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी फूल में। स्वपरागण मतलब जब परागकण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प में के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी फूल में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है दूसरे फूल में, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि उसी पौधे के दूसरे फूल में या फिर दूसरे पौधे के, तो इस ऑप्शन ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी फूल में, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है, पर परागण होता है। पहला ऑप्शन है उसी पौधे में, दूसरा उसी फूल में, तीसरा भिन्न पौधे में, चौथा कली में पर परागण होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न पौधों में, ऑप्शन सी, भिन्न पौधों में राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि पर परागण जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण वैसे पुष्पों में होता है जो मतलब अक्सर दिन में खिलते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैसे पुष्पों में पर परागण होता है। देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कीट परागण कहलाता है। कीट द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं? कीट द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो कीट द्वारा परागण पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिली, दूसरा है एनेमोफिली, एंटोमोफिली, चौथा आर्निथोफिली। 4 ऑप्शन है। तो इनमें से कीट परागण किसे कहते हैं? ये चारों ऑप्शन में से कीट परागण जो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली। एंटोमोफिली को हम लोग कीट परागण कहते हैं। कीट परागण या एंटोमोफिली। चलिए प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है कि पवन परागण कहलाता है। पवन परागण कहलाता है मतलब कि हवा द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिली, दूसरा है एनेमोफिली, तीसरा है एंटोमोफिली, चौथा जूफिली। तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि एंटोमोफिली कीट द्वारा परागण को कीट द्वारा
जब कीट द्वारा परागण होता है तो एंटोमोफिली कहते हैं, लेकिन पवन द्वारा परागण मतलब कि वायु द्वारा जब परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब वायु द्वारा परागण होता है तो उसे एनेमोफिली कहते हैं। वायु द्वारा होने वाले परागण को एनेमोफिली कहते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या है कि निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? परागकोश में, बीजांड में, वर्तिकाग्र में या पराग नली में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड में। बीजांड में जो होती है निषेचन की क्रिया होती है। पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है परागकोश में, तथा बीजांड में निषेचन होता है। वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण करती है तथा पराग नली द्वारा परागकण बीजांड तक पहुंचता है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर पर कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। किसमें द्विनिषेचन पाया जाता है? शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। किस में द्विनिषेचन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है, या फिर इसे आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। यह एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है? द्विनिषेचन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19। ये प्रश्न संख्या 19 क्या है कि निषेचन के बाद बीजांड बनता है। निषेचन के बाद जो है बीजांड किस में परिवर्तित होता है? फल में, बीज में, भ्रूण में या परागकण में। तो पहला ऑप्शन है फल। फल में जो होता है वो बीजांड नहीं होता है, फल में अंडाशय परिवर्तित होता है। फल में क्या परिवर्तित होता है? अंडाशय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड किस में परिवर्तित होता है? बीज में। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और परागकण का निर्माण तो परागकोश में होता है। जो लघु बीजाणु मातृकोशिका में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या है ये प्रश्न संख्या 20 कि अंडाशय निषेचन के बाद बनता है। अंडाशय होता है, निषेचन के बाद क्या बनता है? बीज, फल, भ्रूण या एंडोस्पर्म। तो अभी हमने आपको बताया कि बीज में बीजांड परिवर्तित होता है, फल में जो होता है अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। यह थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।